गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गोल्स क्रिएटर पे। आज बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के छठे क्लास में मैं देखूंगा क्वेश्चन नंबर 51 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के सभी प्रश्नों को। देखा जाए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 51 जो दिया गया है वह निम्नलिखित में से किसका पुष्पासन खाया जाता है। थैलमस इज ईडेबल पार्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ऑप्शन है शरीफा, सेव, ऑरेंज और इनमें से सभी। तो यहाँ सही जो ऑप्शन होगा वो सेव होगा। क्यों? क्योंकि सेव में थैलमस फल का रूप ले लेता है। होता है कुछ ऐसे जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पुष्पासन है ये इस पुष्पासन पे यानी कि ये थैलमस, इस थैलमस पे फूल के बाकी सब पार्ट्स लगते हैं, लेकिन सेव में ये जो थैलमस जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जो थैलमस का, जिसपे कि फूल के कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गायनेशियम जो लगे होते हैं, वो ऐसा ना हो कि वो क्या होता है कि धीरे धीरे फल का रूप लेना शुरू कर देता है। यही विकसित होकर फल के रूप में बदलना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे ये एक बड़ा फल बन जाता है और सेव का रूप ले लेता है। यानी कि थैलमस चेंज हो जाता है फल में। तो यहाँ जो हमारा सही ऑप्शन है वो सेव है। अगला प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र के आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन ऑफ एन इकोसिस्टम इज, पहला है यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय, या बाई डायरेक्शनल द्विदिशीय, या मल्टी डायरेक्शनल बहुदिशीय, या नन ऑफ दिस। यानी कि अगर मान लिया जाए कि यहाँ प्लांट्स हैं, देखा जाए जैसे कि ये प्लांट है, फिर यहाँ पे तो प्लांट्स को अगर कोई शाकाहारी खाता है और इस शाकाहारी को अगर कोई मांसाहारी यहाँ पे खा जाए, तो हम क्या देखते हैं कि जो एनर्जी का फ्लो होता है वो कहाँ आया। सबसे पहले तो ये सूर्य है, सबसे पहले सूर्य से इस पे आया प्रोड्यूसर्स पे, प्रोड्यूसर से ये इधर गया शाकाहारी पे, शाकाहारी से आ गया प्राइमरी कंज्यूमर पे, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर पे। ऐसे करके तो हम देख रहे हैं कि ये पूरा जो प्रवाह हो रहा है एक ही दिशा में हो रहा है। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो होगा यूनिडायरेक्शनल एक दिशीय। हमारा ये आंसर सही है, बाकी सारे जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। अब यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैविक खाद नहीं है। किसका उपयोग बायोकेमिकल्स के रूप में नहीं किया जाता। तो यहाँ पे पहला है एज़ोटोबैक्टर, इसका उपयोग बायोकेमिकल्स के रूप में किया जाता है। ये बायोफर्टिलाइज़र के रूप में इसका उपयोग होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन में नहीं होगा। बैसिलस थुरिंजिएसिस, तो बैसिलस थुरिंजिएसिस को शॉर्ट में हम लोग बीटी बोलते हैं। बीटी कपास इससे बनाया जाता है। आप लोगों को पढ़ना भी है बीटी कॉटन। आपसे ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन क्या है। तो बैसिलस थुरिंजिएसिस का उपयोग पीड़कों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो इसका उपयोग जैविक खाद के रूप में नहीं किया जाता, पीड़क रोधी के रूप में किया जाता है। तो इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये होगा। बाकी ओजोला और कोलेस्ट्रीडियम ये दोनों ऑप्शंस भी गलत होंगे। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो है बैसिलस थुरिंजिएसिस बीटी। अगला प्रश्न संख्या 54 हमारे पास है, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ट्यूबरक्लोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जो टीबी की बीमारी होती है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के द्वारा फैल के जाती है। जैसे जिसको टीबी होती है वो खांसता है और खांसने पर जो उसके बैक्टीरिया हैं वो एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। तो यहाँ जो वाटर से दिया गया है ये गलत ऑप्शन है। एयर सही है, कांटेक्ट भी सही है, बट कांटेक्ट केवल टच करने से या बाकी सब चीज़ों से उतना ज़्यादा नहीं होता जितना कि एयर से होता है। तो हम देखेंगे कि
इन सभी ऑप्शंस में सबसे ज़्यादा सटीक आंसर कौन है? तो सबसे ज़्यादा सटीक आंसर एयर है। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो एयर सही होगा, बाकी जो दिए गए हैं वो सब गलत हो जाएंगे। आगे है, डीएनए निम्न में से किसका आनुवंशिक पदार्थ है? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल ऑफ टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस का है, या बैक्टीरियोफेज का है, कि बोथ ए एंड बी है, कि नन ऑफ दीज है? तो जो डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है बैक्टीरियोफेज का, ये याद रखें, बैक्टीरियोफेज का आनुवंशिक पदार्थ होता है, टीएमवी का नहीं होता है, टोबैको मोज़ेक वायरस का नहीं होता है, और बोथ तो होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। आगे है, जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? बायोरिएक्टर्स इन ऑप्टिमल कंडीशन प्रोड्यूस। पहला, बायोरिएक्टर में क्या हम लेते हैं, क्या प्राप्त करते हैं? तो उत्पाद होता है, या किसी जीव को हम उसमें प्राप्त करते हैं, या वो एक माध्यम है, ऑल ऑफ दिस सभी है। तो कोई भी बायोरिएक्टर में हम किसी जीव द्वारा अपना इच्छित उत्पाद प्राप्त करते हैं, न कि उस जीव को प्राप्त करते हैं। तो हम जीवों द्वारा उत्पाद की प्राप्ति करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा। लेकिन उसमें हम लोग जीव का यूज़ करते हैं, सूक्ष्म जीवों को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को उसमें हम लोग रखते हैं। तो ये उसका जीव का तो उत्पादन होता है नहीं, जीव को हम लोग बाहर से उसमें डालते हैं, तो इसलिए ये भी नहीं होगा और बाकी ऑप्शन गलत होंगे। तो हमारा सही ऑप्शन जो होगा वो उत्पाद होगा, प्रोडक्ट होगा। जैव रिएक्टर से हम प्रोडक्ट की प्राप्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के रूप में हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन नर युग्मक से संयोग कर भ्रूणपोष बनाता है? विच वन फॉर्म्स एंडोस्पर्म आफ्टर फ्यूजन विथ मेल गैमेट्स? निस्तकांड, स्पोर्स, वो स्पोर्स, या एंटीपोडल्स है, या सहायक कोशिका, सिनर्जिड्स है, या द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियाई? हम लोगों ने जब पॉलिनेशन का स्टडी किया था तो हम लोगों ने देखा था कि जब यहाँ पॉलन ग्रेन जब निकल के आता है और यहाँ पे गिरता है, कहाँ? स्टिग्मा पे। जब स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन गिरेगा तो यहाँ से ये ट्यूब एक बनाएगा और यहाँ दो मेल न्यूक्लियाई बाहर निकलेंगे। इस मेल न्यूक्लियाई के निकलने के पहले यहाँ पे दो पोलर न्यूक्लियाई होते हैं। जो पोलर न्यूक्लियाई, पहले ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में मिलके एक बनाते हैं, क्या? सेकेंडरी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो यहाँ इस जैसे इस सेकेंडरी न्यूक्लियाई में ये एक मेल वाला आके जुटता है न्यूक्लियाई, तो यहाँ पे ट्रिपल फ्यूज़न हो जाता है, यानी कि दो बार तो ये हुए जो पोलर न्यूक्लियाई है और एक मेल गैमेट इससे जाके जो मिलता है, तब जाके यहाँ पे तीन न्यूक्लियाई आपस में मिल जाते हैं और निर्माण होता है किसका? भ्रूणपोष का निर्माण होता है। तो भ्रूणपोष ट्रिपल फ्यूजन से बनने वाला एक संरचना होता है। तो यहाँ पे है कि किससे मिलता है मेल, नर युग्मक किससे मिलता है? तो नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलता है, क्योंकि द्वितीय केंद्रक में दो पहले से ही न्यूक्लियाई मिले होते हैं और फिर एक जैसे ही नर न्यूक्लियाई आके मिलता है तो तीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो होगा द्वितीय केंद्रक, सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है 58। ट्रांसफर आरएनए में पाए जाने वाली तीन क्षारकों का क्रम जो एमआरएनए के कोडॉन से बनता है। तो एमआरएनए में कोडॉन होता है और टीआरएनए में एंटी कोडॉन होता है। तो यहाँ पे दिया गया है कि ट्रांसफर आरएनए टीआरएनए में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम एंटी कोडॉन कहते हैं। तो यहाँ हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी होगा।
क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास है, अधिक अल्कोहल लेने से शरीर का कौन सा अंग सबसे अधिक प्रभावित होता है? विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी इज मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सेसिव इनटेक ऑफ अल्कोहल? ऑप्शन है फेफड़ा, लीवर, प्लीहा यानी स्प्लीन और अमाशय एस्टोमिक। तो हम लोग अपने गांव में भी सुनते आते हैं, गांव के बूढ़े लोग अगर किसी को मना करते हैं शराब पीने से तो उनके मुंह से भी ये वर्ड निकलते रहता है। हम लोगों ने सुना है बचपन से ही कि ढेर शराब पियता रहो लीवर सड़ जाए, यानी लीवर यहाँ पे सबको पता है कि अधिक शराब पीने से यकृत प्रभावित होता है, लीवर प्रभावित होता है। यहाँ ढेर शराब पियला कि लीवर सड़ जाए, तो यहाँ पे आंसर क्या हुआ? यकृत, लीवर। और अंतिम जो प्रश्न है आज का 60वां और अंतिम प्रश्न है वो है, निम्न में से कौन यौन संचरित रोग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज? तो सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा जो फैलने वाली बीमारी होती है उसमें से प्रमुख है सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, लैंगिक मशा, ये सारी बीमारियां होती हैं। तो देखते हैं कि ये हमारे ऑप्शंस में ये सब कहाँ हैं। तो यहाँ टाइफाइड दिया गया है तो ये तो होगा नहीं, टाइफाइड बिल्कुल नहीं है, हैज़ा भी नहीं है और मलेरिया भी नहीं है, तो सिफिलिस होगा। सिफिलिस हमारा सही ऑप्शन है। तो सिफिलिस, गोनेरिया, एड्स, लैंगिक मशा ये सब अगर होते तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एसटीडी के अंतर्गत आते। तो यहाँ हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, सिफिलिस। आशा है आज के इस 10 प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम नए वीडियो में नेक्स्ट 10 प्रश्नों के साथ। थैंक यू।